आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर मोशन, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये आने वाले टाइम पे जो फिजिक्स में आगे चल के क्लास 11 में भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमारा टॉपिक है। तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ये मोशन होता क्या है और इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है ना। क्योंकि हम लोग जूनियर सेक्शंस में भी इसके बारे में, इसका टाइप्स ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। बट अब हम लोग थोड़े से सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं, जिसके चलते अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक हार्ड लेवल, एक हायर लेवल पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, लोकेशन क्यों जरूरी होता है और कैसे हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स जो होता है, वो जो बिंदुएं होती हैं, वो क्या होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहने का अर्थ ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस जगह से नाप रहे हैं और वो उसका मेजरमेंट क्या चल रहा है उस जगह पे। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट से हम लोग एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट बी, जो कि इस दोनों पॉइंट का जो बीच का दूरी है, वो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में 10 मीटर है। ऐसा हमारे पास कुछ एक लोकेशन है ना। एक चींटी क्या करती है कि वो यहां से निकलती है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। अभी इसका यहाँ पे टाइम जो है, सपोज करते हैं कि वो स्टार्ट कर रही है, टाइम जो है वो 0 सेकेंड है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। जो कि यहाँ पे यूनिट लिखना अच्छी बात नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो चींटी चल करके इसको बढ़ना स्टार्ट करती है और वो बी पे पहुंचती है ना। उसको लगभग यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लग जाता है 20 सेकेंड का। ठीक है, तो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना लोकेशन को चेंज करे, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना लोकेशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे सपोज ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए पे थी पहले चींटी, बाद में वो 20 सेकेंड के बाद वो अपना लोकेशन को चेंज करके कहां पे आ गई, पॉइंट बी पे आ गई। ठीक है, तो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना लोकेशन, अपना पॉइंट को अगर वो छेड़खानी करता है या चेंज करता है और थोड़े समय के बाद अगर वो किसी दूसरे प्लेस पे पहुंच जाता है, दूसरे लोकेशन पे पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मोशन। ठीक है, ठीक इसी तरह हम लोग और भी बहुत सारे उदाहरण के तहत हम लोग इसको समझ सकते हैं। लाइक अगर कुछ एक और एग्जांपल ले ले कि सपोज करते हैं कि हम लोग अपने घर पे है और घर से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो घर से स्कूल जाने में हम लोगों को आधे घंटे का टाइम लगता है। तो उस आधे घंटे का टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पोजीशन पहले मेरा था क्या, पोजीशन घर था, फिर बाद में हमारा वो लोकेशन जो है, वो पोजीशन कहाँ हो गया, वो हो गया स्कूल। ठीक है, तो आधा घंटा जैसे अगर हम लोग को समय लग रहा है, तो क्या होता है, इसको हम लोग बेसिकली एक सिंपल सा फंडामेंटल तीन चीज से डिफाइन कर सकते हैं। वो चीज क्या है, देखो एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं उसको, चेंज इन पोजीशन with respect to time is called motion। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अपना लोकेशन को चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन, है ना। तो बेसिकली इतना चीज हम लोग को पहले से भी जानने का था और ये हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक कार रोड पे चल रही है ना। तो कार मूविंग ना रोड, अ कार मूविंग इन अ रोड, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं ना कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन। मोशन ये समझने से पहले हम लोग समझेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बारे में फिर से, कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब है कि वो किसके रिस्पेक्ट में है ना। किसके रिस्पेक्ट मतलब वो पॉइंट कौन सा है। सपोज करते हैं कि एक बस है, उस बस में बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें हम और आप भी बैठे हुए हैं।
तो वो क्या रहा है कि बस के अंदर जितने भी लोग हैं, है ना, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे तो बस तो चल रही है, ठीक है, दैट मीन्स है कि हम लोग भी मूव कर रहे होंगे उस टाइम पे, है ना, लेकिन हम बोलेंगे कि हम लोग वहां पे क्या है, रेस्ट में है। हम लोग दोनों पोजीशन दिखाएंगे, देखिए कैसे, कैसे कि इनसाइड द बस, है ना, अगर हम लोग बस के अंदर की तरफ के लिए बात करेंगे कि अंदर में जितने भी पैसेंजर्स हैं और दूसरे लोग जितने बैठे हुए हमारे साथ में, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, रेस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बाहर के बारे में बात करें, लाइक अगर हम लोग बोले कि बाहर में रोड है, दूसरे घर वगैरह है, बिल्डिंग्स है, और उनके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या है, वी आर इन मोशन। तो कहने का अर्थ यही है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है उस केस में, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर हमारे साथ में ही वो भी स्टेशनरी है, वो भी रेस्ट में है, तो वी बोथ आर इन रेस्ट, मतलब हम लोग उस केस में क्या होंगे, रेस्ट में है। लेकिन उसके दूसरी कंपैरिजन में, जैसे अगर हमारे लिए हम लोग अगर मूव कर रहे हैं, अगर दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसे अभी हम लोग बस के बाहर के बारे में बात कर रहे थे, तो उस केस में बस से बाहर जितनी भी चीजें थी, लाइक घर था, दूसरे ट्रीज थे, रोड थे, तो उसके कंपैरिजन में बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो तो रेस्ट में थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या कर रहे थे, अपना लोकेशन चेंज कर रहे थे, इसके चलते हम लोग क्या हो गए, मोशन में हो गए, ठीक है। अभी अगर हम आप लोगों से पूछे, अभी जैसे आप लोग बैठ करके फोन में हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप आपसे अगर हम पूछे कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट का यही आंसर होगा कि वी आर इन रेस्ट। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा यही बात हम बताएं कि हम लोग को पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर ये होना, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, या हम या आप है या अर्थ पूरा। अगर अर्थ के लिए बात करेंगे तो वी आर इन रेस्ट, उस केस में क्या है, जिस टाइम पे हम लोग बैठे हुए हैं, अर्थ के कंपैरिजन में बात करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन अर्थ के बाहर, आउटर द अर्थ, जैसे हम लोग मून सपोज करते हैं या दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बात करेंगे, तो अर्थ मूव कर रही है तो साथ में हम लोग उसके साथ में मूव कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे बात करेंगे इनसाइड द अर्थ, तो हम लोग रेस्ट में है, और बाहर के लिए बात करेंगे तो वी आर इन मोशन, है ना। स्पेस के बारे में, चांद या मून वगैरह हो गया, दूसरे प्लैनेट्स वगैरह है, उसके कंपैरिजन में वी आर इन मोशन, हम लोग उस केस में क्या होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात को समझ चुके होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये पहला टॉपिक हमारा ये क्लियर हो जाता है, मोशन, ठीक है। तो मोशन देख लिए। अगर आप अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो पहले समझते हैं हम लोग ये होता क्या है, क्वांटिटीज होता क्या है। तो क्वांटिटीज कहने का मतलब है वैसा कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। लाइक मास हो गया, वेट हो गया, है ना, लेंथ हो गया, किसी चीज का एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट मींस ये क्या है, ये एक क्वांटिटी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये क्वांटिटी होता क्या है ना। ये क्वांटिटी के बेसिस में हम लोग देखते हैं तो ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि समझाते हैं आप लोगों को ये क्वांटिटी होता क्या। हम अभी तो बता दिए कि आप लोगों को कैसा, जो भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसमें केवल नंबरिंग वैल्यूज होते हैं। नंबरिंग वैल्यूज क्या है, तो जैसे हमारे पास में कोई एक नंबरिंग वैल्यू है, जैसे 10 केजी है ना, 10 मीटर है, ठीक है। और सपोज करते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर है, और जितने भी 10 न्यूटन है, तो इतने सारी चीजों को हम लोग ये समझ सकते हैं, ये नंबरिंग वैल्यूज होते हैं विद यूनिट। इनको हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग यूनिट, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है नंबर के साथ में। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास में दो नंबर्स है 10 और 100, ठीक है। लेकिन 10 और 100 अगर हम आपसे पूछें
कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो आप लोग बोलोगे कि ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम इसमें क्या करें, एक यूनिट पुट कर दे, सपोज करते हैं कि हम लोग इसको हटा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं ग्राम और यहाँ पे केजी पुट कर देते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा ये। क्योंकि ये यूनिट क्या करता है, वो चीज को डिसाइड करता है कि वो अमाउंट कितना है। नंबर्स तो बेसिकली नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स है, लेकिन उसके साथ में यूनिट लग जाता है तो उसका वैल्यू और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को कंट्रीब्यूट करके, दोनों को मिला करके हम लोग क्वांटिटी के मेजरमेंट में रखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं स्केलर क्वांटिटी में क्या है कि वो आपका नंबरिंग वैल्यू विद यूनिट, नंबर होंगे और साथ में यूनिट लगे रहेंगे। लेकिन इस पे अगर हम लोग बात करेंगे, इस पे क्या होंगे कि ये आपका नंबर्स तो होंगे, लेकिन इस पे क्या होंगे, साथ में डायरेक्शन भी होंगे। ये क्या होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपको थोड़ा और अच्छे से इसको समझाते हैं, इसमें क्या है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस सपोज करते हैं हम आपको बोले कि आप 10 किलोमीटर गए हो, ठीक है, मान लीजिए, ठीक। लेकिन इस पे क्या है कि ये 10 किलोमीटर में ना क्या है, डायरेक्शन नहीं है ना, 10 किलोमीटर बस ये नंबरिंग वैल्यू विद यूनिट ऐसा कुछ दे रखा हुआ। लेकिन ना अब हम इसमें इंट्रोड्यूस कर दें कि आप ना क्या किए हो, 10 किलोमीटर कवर किए हो, 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन ईस्ट, है ना। तो ये क्या है, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं टुवर्ड द ईस्ट, टुवर्ड द, ऐसा मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर हम लोग किधर गए, ईस्ट के तरफ गए, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि देखिए आप ये 10 किलोमीटर हो सकता है आप ऐसे करके कवर किए हो, रोड जैसा ऐसा मुड़ा हुआ है तो वैसे ही हम लोग इसको कवर किए हुए, ठीक है, 10 किलोमीटर। लेकिन इस वाले में क्या अब आपके साथ केस हो गया कि आपको 10 किलोमीटर तो चलना है, लेकिन वो किधर चलना है, ईस्ट के तरफ चलना है, ठीक है। तो ईस्ट के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मतलब टुवर्ड द ईस्ट, ये 10 किलोमीटर हम लोग ऐसे कवर किए हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन इस वाले में मेरे पास में कोई भी डायरेक्शन सेटअप नहीं है, ये टोटल जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर हुआ, है ना। तो क्या कहने का अर्थ है, सिंपल सी बात है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, नंबर्स हो, है ना, परिमाप इसको हिंदी में बोलते हैं, वो मैग्नीट्यूड हो, उस वो चीज कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। लेकिन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड हो और साथ में उसका डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो एग्जांपल होगा, पहला एग्जांपल आप लोग देखिए स्केलर क्वांटिटी का, हम लोग इसके लिए लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात आती है स्पीड का, फिर आ जाता है मास, ईटीसी कर देते हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन हम लोग इनफ है, इतना काफी है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल वेक्टर के लिए लिखते हैं। तो वेक्टर के लिए जो एग्जांपल होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ईटीसी। होते तो बहुत सारे एग्जांपल, दोनों के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन ये इतना ही हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो अब आगे इसको हम लोग इरेज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया स्केलर और वेक्टर का कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तरफ, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं पहले डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, फिर समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, है ना। क्या है कि अगर हमारे पास में दो लोकेशन है, जैसे हमारे पास एक एक्चुअल में रोड है इस तरीके से, ठीक है। हम, मेरा होम है यहाँ पे, एच मतलब होम हो गया, ठीक है। यहाँ पे टर्निंग है, टी मान लेते हैं, और ये मेरा स्कूल है, ठीक है। ऐसा समझते हैं कि हम लोग घर से निकले
और निकल करके स्कूल गए, तो ये मेरा एक्चुअल रोड है जिससे हम गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ना एक और शॉर्टकट रास्ता है ना, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में स्कूल अपने पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो जो शॉर्टकट दो रास्ते हो गए ना हमारे पास में, तो दो बंदे हैं, एक बंदा क्या है, एक पहले निकला है ना, राम मान लेते हैं कि राम इस डायरेक्शन पे गया, ठीक है, राम इस डायरेक्शन पे गया, और अमन जो है वो इस डायरेक्शन पे गया। अब दोनों में क्या है डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूँ, ये सपोज करते ये 400 मीटर था और ये 600 मीटर था, और ये है 700 मीटर, ऐसा हमारे पास कुछ एक डेटा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अमन ना लेट से निकला, ठीक है, और राम जो वो थोड़ा पहले निकला और स्कूल टाइम पे पहुंच गया, इसको लेट हो रहा था, तो ये क्या किया, शॉर्टकट मारा, ठीक है। तो अब ये जो है देखिए, अब ये जो शॉर्टकट जो है, इसको ये जहां से हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जिस जगह से मोशन स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या पोजीशन, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे जहां पे खत्म होता है, जहां पे एंड करते हैं मोशन को, वो हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, ये जो एक्चुअल रास्ता है, जिसपे वो जो ब्लैक वाला रास्ता होता है, काला वाला रास्ता, जिसमें राम जो है ट्रैवल करके स्कूल में पहुंचा, ठीक है, वो जो कहलाएगा, वो जो डिस्टेंस होगा, उस रोड का जो लेंथ होगा, वही कहलाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया, देखिए, एच टी प्लस टी एस, है ना। एच टी हमारा 400 मीटर मान रखे हुए हैं हम लोग, और प्लस 600 मीटर, तो हमारे पास में 1000 मीटर आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ कि जो एक्चुअल लेंथ हुआ पाथ का, रास्ते का, है ना, लेंथ ऑफ दी रोड, है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ दी रोड इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपली हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल लेंथ होता है रोड का, जिसमें से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का रही बात, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एच एस, जो कि है 700 मीटर, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा एक और एग्जांपल से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक और ट्रैक ऐसा सपोज करते हैं कि एक रनिंग ट्रैक है, जो कि एक राउंड शेप में है, ऐसा गोल है, ठीक है। हम लोग पार्क वगैरह में जाते होंगे रनिंग ट्रैक में, तो इस तरीके से वो राउंड शेप का मिलता है, ठीक है। तो वो ट्रैक जो है, हम यहाँ से रन करना स्टार्ट किए, है ना, और घूम करके ये पॉइंट ए से स्टार्ट किए, अब हम चलता हुआ चलते हुए इस पॉइंट पर पहुंचे, पॉइंट बी पे, है ना। सपोज करते हैं कि ये जो है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 700 मीटर है, बट ये यही सेम इसी पास में एंट्री गेट है, ठीक है। तो उस पार्क का एंट्री गेट भी यहीं पर है, तो हम यहाँ से निकल चुके थे और इस पॉइंट पे अभी पहुंच गए। मेरा फ्रेंड एट ए टाइम यहाँ से एंटर करता है ना, वो भी चाहता है कि वो मेरे पास पहुंच जाए, तो वो क्या करता है कि बीच में से पार्क से होता हुआ डायरेक्टली मेरे पास आ जाता है वो, ठीक है। तो वो आता है, तो एक्चुअली में ये जो है, ये मेरा दोस्त जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस केस में, इसका डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर है ना, इसको हम लोग 700 मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश करना है, क्या कि जो रोड था, जो रास्ता था, उस पे जो हम लोग ट्रेवल किए, तो वो कहलाया मेरा डिस्टेंस। और जो शॉर्टकट था, जो जिस शॉर्टकट जो रास्ता है, जो शॉर्टकट डिस्टेंस जो होगा, वही डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया जो एक्चुअल लेंथ हुआ पाथ का, है ना, एक्चुअल लेंथ हुआ पाथ का, उसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। और जो शॉर्टकट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस मेरा 700 मीटर, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 400 मीटर। ये तो हो गया बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक और बात थोड़ा सा समझने का और प्रयास करेंगे, क्या
कि सपोज करते हैं कि अब ना ऐसा है कि अब कोई मेरा फ्रेंड नहीं आ रहा, अब हम रनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, अपना रनिंग ट्रैक में अभी हम लोग चलते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम लोग रनिंग ट्रैक में चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब है कि हम पॉइंट बी से निकल करके सीधा वापस ए पे, पहले तो ए माने हुए थे, ए पॉइंट पे आ गए, तो ये 700 मीटर था, तो इधर भी 700 मीटर हो जाएगा। ओके, तो टोटल जो डिस्टेंस है ना, इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर 700 और प्लस उधर 700, तो हमारा हो गया वो डिस्टेंस 1400 मीटर। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे और वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जिस पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी अगर फाइनल पॉइंट बन जाता है, तो उस केस में हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, है ना। अभी इसको और शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में हम 1 किलोमीटर गए और वापस आने में भी 1 किलोमीटर आए, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो मेरा हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, जिस जगह से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, घर से स्टार्ट किए थे मोशन करना, स्कूल पहुंचे थे फाइनल, लेकिन वापस से फिर अगर हम लोग घर आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये एकदम दिमाग में रखना आप लोगों को कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर एक पॉइंट पे आ जाता है, जैसे इस केस में हुआ, हम लोग एक राउंड मार करके ठीक यहाँ पर इनिशियल से स्टार्ट किए थे और ठीक वही इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में, इसका यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट देखते हैं हम लोग। कुछ कुछ बातें हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफाइन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द रोड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो एक बात है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल रोड इज कॉल्ड डिस्टेंस, सीधी बात, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों का जो यूनिट होता है, इकाई जो होता है वो कहलाता है, वो होता है मीटर, है ना। एसआई यूनिट जो होगा वो होगा मीटर। हालांकि किलोमीटर भी होते हैं इसका यूनिट, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछता है तो आप मीटर बताओगे, ठीक है। इसका भी यूनिट जो होता है, यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, ठीक है। एक्चुअली में इसका भी किलोमीटर में हम लोग इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेजर कर सकते हैं, बट क्या है कि अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछेगा तो आप मीटर बताओगे, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग मेजर करने के लिए, इस वाले को तो मेजर करने के लिए कोई डिवाइस आज तक बना नहीं है, लेकिन इसको मेजर करने के लिए क्या है, ओडोमीटर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, इसका भी यूज कर सकते हैं, ओडोमीटर का यूज कर सकते हैं, है ना। बट क्या है कि कुछ जगहों पे, है ना, इसका हम लोग यूज में नहीं ला सकते हैं। अगर वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, जैसे ये इस डायरेक्शन में गया है, तो इस जगह पे हम लोग ओडोमीटर का यूज इस इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट वापस से यहाँ आ जाता है, तो फिर हम लोग ओडोमीटर का यूज इस जगह पे नहीं कर सकते, वो फिर आपका डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं बताएगा, ठीक है। तो वैसा आज तक कोई प्रॉपर डिवाइस नहीं बना है जो आपका डिस्प्लेसमेंट को जीरो या मतलब अच्छे से कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया ओडोमीटर जो उसको मेजर करता है ना। वो हम लोग गाड़ियों के बीच में देखे होंगे, क्या होता है कि देखे होंगे आप लोग, बाइक में ऐसा रहता है जिसपे नीडल लगा रहता है, ऐसा करके एक बीच में ऐसा नीडल रहता है, और वो नीडल ऐसा यहाँ पे इस जगह पे नंबरिंग लिखे रहते हैं कुछ ऐसा करके, ठीक है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, एक ऐसा सा एक खांचा बना रहता है, इस पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ये जो होता है इसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ लगा रहता है, सो चलिए ये हो गया। थोड़ा सा और बात करते हैं, ये क्या हो सकता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या है, इट इज
वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक और बात देखिए, अभी हम लोग क्या देखें कि डिस्टेंस जो है वो हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग को कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं मिलता है, मतलब इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। इसका लेकिन बात करें तो ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। आप कभी ऐसा सुने हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो -15 मीटर चला गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है वो इन केस ऑफ डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। कैसे कि देखिए, अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और बी पे जाते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि बी तक आने में, यहां से यहां तक आने में 10 मीटर आए हम, है ना, टुवर्ड द ईस्ट। ये मेरा, अगर डायरेक्शन का बात करें तो इस पॉइंट से ये मेरा ईस्ट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट मेरा वेस्ट वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए से बी आए और वापस से फिर ए से, अब क्या कर दिया ना कि यहां से हम लोग 15 मीटर इधर चल दिए, मतलब ऐसा हुआ सी पे आ गए, बी से निकले और 15 मीटर क्या हुआ, सी पे आ गए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग इधर गए हुए थे 10 मीटर और बाद में रिटर्न कितना हुआ 15 मीटर, लेकिन वो किधर आए, सी के तरफ में। तो अब देखिए ये क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए 10 अगर हम लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं तो माइनस लेंगे, यानी कि अगर हम लोग ईस्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट को क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो हमारे पास में ये क्या देगा, वो 5 मीटर जो आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस में, है ना। क्यों माइनस आ रहा है, ड्यू टू द हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं और वो भी ज्यादा कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से। तो ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका है ना। अब आगे बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। आगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, वो ग्राफ है आपका, इधर मेरा टाइम है जो कि सेकेंड में ले रहे हैं और इधर हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, जो कि मीटर है ना। इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं, 2 4, यहाँ 0 से स्टार्ट करता है वो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगला 2 सेकंड में फिर 2 मीटर जा रहा है वो, ठीक है, फिर नेक्स्ट दो 2 सेकंड में वो फिर 2 मीटर जा रहा है। तो ऐसे करके कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक 2 सेकंड, यहां से यहां तक 2 सेकंड, यहां से यहां तक 2 सेकंड, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, यहां से यहां तक 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में वो 2 2 मीटर को कवर कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया मोशन जो होता है उसको हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल इंटरवल, मतलब ऐसा अगर हम लोग इसका डिफाइन लिखना चाहें, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म का कहानी। अब थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म के तरफ जाते हैं, ठीक है। एक और सेम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या है कि दो, अब कोई ऑब्जेक्ट है वो शुरू का 2 सेकंड में सपोज करते हैं कि वो 4 मीटर चला गया, ठीक है। फिर अगला 2 सेकंड में, अगला नेक्स्ट 2 सेकंड में वो क्या करता है, 2 ही मीटर कवर करता है, ठीक, इस तरीके से, है ना। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में वो क्या करता है, वापस से 4 सेकंड 4 मीटर कवर कर लेता है। मतलब देखा जाए
तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब वो देखा जाए तो कर्व थोड़ा सा झुका हुआ ऐसा करके ग्राफ हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को क्या मिल रहा था, ये जो ग्राफ है ये मेरा स्ट्रेट ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है, कर्व मिल रहा है। तो इस ये जो कर्व ग्राफ है इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं कि एक कार है ना, वो कार इस ग्राफ से ही समझते हैं हम लोग। वो कार है 2 सेकंड में 2 मीटर जाती है, अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर जाती है, और अगले 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर जाती है। तो इस तरीके का जो एग्जांपल होगा उस कार, वो जो मोशन किया जा रहा है उस कार के द्वारा, उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट एक दूसरी कार है जो कि 2 सेकंड में 4 मीटर गई है, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर गई है, फिर उसके अगले 2 सेकंड में 4 मीटर गई है। तो इस तरीके से जो है कि एक बार अधिक एक बार कम, है ना, कम बेशी या अधिक कम बेशी, इस तरीके का जो मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो आप लोगों को फिर यही बात यहाँ पे लिख देते हैं एक्सिस में, जो कि छूटना नहीं चाहिए। ये सेकंड हो गया, और इधर वाला जो है ये मेरा डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग मीटर में देंगे। ओके, क्लियर, ये हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कहानी खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग का ये ग्राफ भी है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग स्पीड के ऊपर, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्पीड और इधर वेलोसिटी। कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट जैसे हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको भी समझेंगे। कैसा है कि अगर स्पीड की ये बात करते हैं तो स्पीड जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस का चेंजिंग होना, है ना, टाइम के साथ में विद यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो ये टाइम के साथ में डिस्टेंस का चेंज होना, उसी को हम लोग स्पीड कहेंगे। ठीक है, ठीक उसके विपरीत, है ना, वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी होता है, जैसे हम लोग यहाँ डिस्टेंस देखते हैं ठीक इसी तरह ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको डिवाइड करेंगे टाइम से, तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर, तो इन दोनों का पैरेलली समझ सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन एग्जाम में भी पूछता है, आप लोगों से इन दोनों का डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली बता सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट जो होता है इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जैसा कि हम लोग को पता है डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, है ना, और इसका यूनिट होता है टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है ना, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी वही है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट के लिए बात करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, मीटर पर सेकंड। ठीक, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जिस टाइम पे पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए प्रॉपर कोई भी डिवाइस आज तक नहीं बना हुआ है, बट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बना हुआ है। ठीक उसी तरह स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस है, बट वेलोसिटी के लिए नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं कर सकते तो वेलोसिटी को भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। उस डिवाइस का क्या नाम है, स्पीडोमीटर। ठीक, इसको इस पे कुछ नहीं होता है, तो हम बताएं कि जब तक वो एक डायरेक्शन में तब तक स्पीडोमीटर काम करेगा, जब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का कोई वहां पे रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए यूनिट के बारे में बात कर ली, तो ठीक उसी तरह जब डिस्टेंस मेरा जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है तो स्पीड भी मेरा जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, है ना, स्पीड मेरा जीरो और नेगेटिव, इट कैन नॉट बी
जीरो और नेगेटिव, ठीक। बट इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। चलिए आगे है कि एक और बात, ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ओके। और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेक्टर इसलिए होता है क्योंकि इस पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक उस पे प्रॉपर डायरेक्शन होता है, ठीक है। जबकि इस पे कोई डिस्टेंस का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में कवर होगा, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इस पे डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, जिसके चलते ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, और इस पे एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसके चलते ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बारे में समझा है ना, अब उसी के अंदर थोड़ा सा एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जैसा कि हम लोग को पता है एवरेज का मतलब होता है मीन, है ना। मीन उसका बीच वाला हिस्सा है ना। तो क्या करते हैं कि अब जैसे अगर हम लोग यहाँ से कहीं सपोज करते हैं कि पॉइंट ए से, है ना, पॉइंट बी में अगर हम लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं बाय रोड, तो रोड में हम लोग एक प्रॉपर स्पीड को, एक प्रॉपर वेलोसिटी को मेंटेन रख पाना करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए क्योंकि सामने बहुत बार ऐसा होगा कि कोई ऑब्स्टेकल आएंगे, लाइक ट्रैफिक हो गया या दूसरे व्हीकल्स, वैसे वो आते रहेंगे, जिसके चलते हमारा स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंटायर जो जर्नी है मेरा, उस पूरे जर्नी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यही होता है इसका एवरेज वेलोसिटी, है ना, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए में है, पॉइंट बी पे गया और फिर पॉइंट सी पे गया, ठीक है। यहां से यहां तक जो इसका स्पीड था, वो सपोज करते हैं, या तो इस यहां से यहां तक के लिए जो स्पीड गया मेरा, वो सपोज करते हैं 50 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब है कि एक और चीज है, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये क्या है ना कि हम लोग समझते हैं कि ये 60 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक पर आवर। तो इसका जो मीन वैल्यू होगा, है ना, वो मीन वैल्यू अगर निकालते हैं तो मीन वैल्यू क्या होगा, 50 प्लस 60 बाय 2, ये कितना दे देगा आपको, ये दे देगा 110 बाय 2, इट मीन्स है कि 55 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अभी अगर ये हो गया है तो इसको थोड़ा सा हम लोग, एक और टॉपिक है हमारे पास में, वो है कन्वर्जन, है ना। कन्वर्जन मतलब है कि हम लोग तो अभी जान रहे हैं कि यूनिट जो है स्पीड का वो दो तरीके से होता है, एक होता है किलोमीटर पर आवर, दूसरा होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे उसको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला काम करते हैं, हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। जो पहला हमारे पास में, जैसा सपोज करते हैं कि हमारे पास एक 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये जानते हैं हम लोग 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 36 सेकंड होता है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास में जो नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर को देखते हैं, 18, अच्छा ये क्या है, किलोमीटर तो ऊपर है और नीचे में क्या है, आवर है ना। तो इस आवर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया 18, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 1000 से कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से
डिवाइड करना होगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 जीरो इससे हम लोग काटेंगे, 18 से इसको काटेंगे 2 बार में, और ये हमारा हो गया 5। तो हमारे पास में जो नंबर निकल करके आता है वो आता है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये हो गया आंसर। ओके, तो ये हम लोग इसको समझ गए। इस तरीके से मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, है ना। पहला क्वेश्चन है 9 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 36 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। इतना क्वेश्चंस को आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, ये चीज हो गया क्लियर, है ना। बहुत तो जगह पे आप लोगों को ना ये नंबर्स की जगह पे सिंपली कुछ इस तरीके से भी मिलेगा, है ना। इसको इरेज करके मैं आपको शॉर्टकट में एक बता देता हूँ। देखिए क्या है कि आपको ना 18 है ना, इसकी जगह पे ऊपर में 1000 जिसे हम लोग लिख रहे थे, और नीचे में 3600, ठीक है। तो इसको काट रहे हैं तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, ऊपर 5 और नीचे में 18, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो आपको ये पूरा नंबर नहीं लिखा हुआ, अगर आप बहुत दिमाग लगा रहे हो, है ना, तो आप इसका ब्रेन का यूज करके क्या कर सकते हो, ऊपर में 5 और नीचे में 18 से मल्टीप्लाई करके आप सिंपली आंसर 5 मीटर पर सेकंड लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम का बचत होगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर। अभी आपको हमको और एक और है, हम लोग उसको देखते हैं, है ना। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना। तो उसके लिए जस्ट इसका अपोजिट, जैसे मेरे पास में अब उसी चीज को ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड को, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड है हमारे पास, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इस मीटर को ऊपर में और सेकंड को नीचे में, है ना। अब क्या करते हैं, इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और इस सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 3600 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3600 यहाँ डिवाइड होकर के इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे 3600, ठीक है। तो ये 2 जीरो खत्म, है ना। तो हमारे पास में इसको यूनिट को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो निकल करके आता है, 5 से इसको काटते ही 2 हो गया, तो 18 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आता है वो आता है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इस तरीके का क्वेश्चन को घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, है ना। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंजिंग में चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं यूनिट टाइम पे, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन is equal to change in velocity by time। ओके, चलिए एक्सेलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोटेड बाय a, इसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चेंज का मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद में क्या है और पहले क्या था, ठीक है। फाइनल मतलब बाद का हो गया, और पहले, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी में काउंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको डिविजिबल बाय टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन को तो a से रिप्रेजेंट किए, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग u और नीचे में ये v। हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय t, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि v क्या है मेरा, फाइनल, पहले u समझ लीजिए, है ना। एबीसीडी में पहले u आता है, तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जहां से स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनिशियल। इनिशियल, अब रहा वो बात हम वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। और v मतलब v u से जस्ट बाद में आता है, तो पहले शुरुआत करेंगे तब कहीं ना जाकर के हम लोग खत्म करेंगे, तो वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। ओके, चलिए यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। और इसका यूनिट के लिए बात करते हैं हम लोग, तो इसका यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट, यूनिट जो होगा वो क्या होगा, हम लोग अभी देखें वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर बाय सेकंड, और ऑलरेडी एक और सेकंड नीचे पे लग रखा हुआ, मतलब टाइम एक और है, तो एक और सेकंड होगा नीचे।
तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, मीटर, और नीचे में सेकंड, सेकंड क्या हो गया, पर सेकंड का स्क्वायर, तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, है ना, बाकी दोनों में डिफरेंसेस वैसे कुछ भी नहीं है ना, बस लिखने के ऊपर है। तो ये तो हो गया कहानी खत्म हमारा एक्सेलरेशन का। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, मतलब हम लोग कभी भी बाइक या कार का, है ना, स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग कोई ऑब्स्टेकल देखते हैं, कोई चीजें देखते हैं कि सामने कोई चीज है आने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं, उस केस में क्या होता है, हमारा स्पीड घटता है। तो जो सेम है, जैसे एक्सेलरेशन क्या हुआ, इंक्रीज इन या चेंज इन वेलोसिटी, है ना, तो ठीक उसी तरह रिटार्डेशन क्या होता है, बस एक बात आप लोग को याद रखना है, एक नया टर्म निकल करके आता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, अब ये रिटार्डेशन क्या है, ये एक्चुअली में नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। बस इतनी सी बात को याद रखना है आपको। क्या बात याद रखना है, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला जो है वो है मेरा a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सेकेंड जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो है थर्ड नंबर पे वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास में तीनों का तीनों इक्वेशन है। अब सारे चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर u क्या है, अभी ऑलरेडी लिखे थे, u मेरा एबीसीडी में पहले आता है ना, इनिशियल और फाइनल में। कभी बच्चे इस पे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल जो हो गया स्टार्ट, तो स्टार्ट में पहले मेरा u आता है, और फाइनल मतलब v हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ओके। और देन t तो पता है भाई, टाइम होगा, है ना, और s क्या है, डिस्टेंस, और बहुत जगह पे ये डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट क्या बच गया, a, a तो पता ही है, एक्सेलरेशन होगा, ओके। इतना चीज हम लोग समझ गए, है ना। अब रही बात कि ये आता कहां से, ये इक्वेशन को लाया कहां से गया हुआ है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं उन चीजों को, है ना। तो इसका प्रूफ आपके एग्जाम में बेसिकली पूछा नहीं जाता है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों का बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिराइव करने से पहले थोड़ा सा ना ग्राफ के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूफ किया जाता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना दूंगा, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ थोड़ा सा समझने से पहले, दो तरह के ग्राफ हम लोग का सिलेबस में है, ठीक है। वो सिलेबस में क्या है कि हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला जो है वो डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस नहीं है तो उस जगह पे क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बोथ आर सेम, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, एक का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बाय टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। चलिए ग्राफ देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस में हमेशा हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया time, है ना, और इधर हो गया मेरा डिस्टेंस, ठीक है। इस जगह पे हम लोग डिस्टेंस नहीं तो डिस्प्लेसमेंट को भी इंडिकेट कर सकते थे, ठीक इसी जगह पे डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, ऐसा करते हैं, लिख ही देता हूं मैं ऐसे, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलता है, ऑलरेडी हम लोग ये ग्राफ को देख चुके हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, तो इधर क्या मिलता है, ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन,
ठीक है। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन है ना, अगर अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को? स्पीड है ना, अगर डिस्टेंस रहा तो स्पीड देगा, और अगर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रहा तो वो वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरा ग्राफ देखते हैं। इधर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है उसको लिखते हैं, और इधर मेरा टाइम है। अगर वो ग्राफ ऐसा जाके ऐसा मुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, चलिए आगे एक और ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, इधर मेरा टाइम है ना, ऐसा कुछ है। तो इस ग्राफ को थोड़ा देखिए, है ना। तो ये देखने पे क्या मालूम चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, शुरू में 10 मीटर वो कवर करके अब क्या है कि वो जा करके 10 मीटर पे रुक गया है। तो ये क्या है मेरा? रेस्ट पे है ना। इस तरीके का अगर आपको स्ट्रेट ग्राफ मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो क्या देगा आपको? रेस्ट देगा। ठीक है, तो इतना चीज आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं डिस्टेंस तो हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। अब बारी आता है स्पीड, नहीं तो हम लोग इसकी जगह पे वेलोसिटी ले सकते हैं। फिर वही बात कि दोनों सेम चीजें हैं, बस एक तुम्हारा आपका स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। मैं टाइम इधर लेंगे हम लोग, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, है ना। इधर मेरा हो गया टाइम, और इधर हो गया मेरा हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी ले लेते हैं, है ना। अगर आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलता है तो ये आपको देगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक उसके अपोजिट में एक दूसरा ग्राफ लेते हैं हम लोग, जो कि इस तरह से कर्व है। ठीक, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी, और इधर ये मेरा टाइम के लिए नीचे में टाइम हो गया, और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और इधर ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से ये जब कभी भी ऐसा कर्व मुड़ा हुआ दे रहा है तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा एक और बात करते हैं। सपोज करते हैं कि एक कोई इस तरह का एक ग्राफ है, इधर मेरा वेलोसिटी है, ठीक है, और इधर मेरा टाइम ग्राफ है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो अचीव करके रखा हुआ है, बाद में वो क्या कर रहा है कि अपना स्पीड को क्या कर रहा है, वो घटा रहा है, धीरे धीरे अपना स्पीड को वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके का अगर डाउनवर्ड ग्राफ अगर आपको मिलता है देखने को, तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। वो क्या देगा मेरा? रिटार्डेशन देगा। ओके, चलिए एक और ग्राफ, ये वेलोसिटी, ठीक है, इधर मेरा टाइम हो गया। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस केस में क्या होगा कि या तो इस पे क्या होगा, दो चीजें ये रिप्रेजेंट करेगा। पहला, जीरो एक्सेलरेशन, है ना। दूसरा, या ये चीज लिख सकते हैं, दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ये ग्राफ का पोर्शन भी खत्म। लेकिन एक बात आप लोग नोट बना करके लिख लीजिएगा, अगर आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या तो स्पीड टाइम ग्राफ है, उससे अगर आपको बोला जाए कि आप मेजर करो, आप तो यहाँ से वेलोसिटी, अगर ये स्पीड रहता, वेलोसिटी ना रह करके यहाँ पे स्पीड रहता, तो वो भी सेम चीजें देता तुम आपका, है ना। तो अब उसमें क्या डिफरेंस होता है कि
थोड़ा सा कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी उस पे, है ना। जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लिख रहे हैं वहां पे वो एक आपका स्पीड आ जाता है, ठीक है। तो अब इस पे क्या है ना कि अगर हम आपसे पूछें कि इस पे तो हमारा वेलोसिटी हम लोग हर एक पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर यहाँ नंबर वैल्यू लिखा रहता 2 4 6 8 10 इस तरीके से, है ना, तो हम लोग यहाँ से नंबर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है, कि ये आपका इस पॉइंट पे 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी इतना था, है ना, और 3 सेकंड में इतना वेलोसिटी था, वो फाइंड आउट कर सकते थे हम लोग। लेकिन अगर हम आपसे पूछे इसमें तो जो चीज नहीं दिया हुआ, लाइक अगर हम आपसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है वो चीज, है ना, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो उस केस में कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा, वो मैं लिख देता हूं। जैसे डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं तो डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ, तो जो ग्राफ है, जैसा ऐसा कुछ करके मेरे पास में एक ग्राफ है, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, जैसे ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो एरिया होगा ये पूरा एरिया जो होगा यही कहलाएगा डिस्टेंस। और अगर वेलोसिटी रहा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही बात है, इतना सा आप लोगों को याद रखना है। क्या बात को याद रखना है कि अगर डिस्टेंस फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा उसको निकाल देंगे, तो वो मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। चलिए क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ इस तरीके से है, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, यहाँ तक ये मेरा u है, ये पूरा हाइट से हो गया, ये मेरा v है, ठीक है, और यहाँ तक ये हो गया u, ठीक है ना। हम लोग इसको o लिख देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, c d, और इस पॉइंट को e मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है हमारे पास में, है ना। तो पहला जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये लिख देते हैं ऊपर, और यहाँ पे ये लिख देते हैं टाइम जो है t ले रहा है वो, है ना। तो फर्स्ट पहला जो इक्वेशन है वो उसको प्रूव करना है। मेरे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है, तीनों में भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन था v माइनस यू बाय टी, सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ऐसा कुछ था। तो ग्राफिकली, है ना, पहला जो है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो एक्सेलरेशन बाय द डेफिनेशन, है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, बाय द डेफिनेशन। तो क्या बताया गया था कि द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या पढ़े थे, चेंज इन, तो चेंज के लिए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम। तो a इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाता है, v बाई यू बाई टी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा v था और इनिशियल वेलोसिटी मेरा u हो गया। तो चेंज क्या मिल रहा है, ये चेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये क्या है मेरा, ये हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू के टर्म्स में, ठीक है। तो अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं और दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इरेज करने से पहले ये चीज को हम लोग थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि अगर हमारे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग ना हम लोग क्या करते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ कहने का मतलब है कि सब डिस्टेंस, है ना, ऐसा लिख देते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, चलिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर
द ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ बोले तो ये एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं, है ना। तो ये किस तरीके से आएगा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को s ले लेते हैं, है ना। एरिया दो तरीके से, ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, है ना, प्लस ये ऊपर का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, बी सी ई, है ना, ऐसा कुछ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमारे पास में लेंथ है ये पूरा का पूरा टी, है ना, और ब्रेथ यानी ये हाइट हो गया, तो ये हो गया u, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं ut, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये ट्राइंगल है, तो ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस मेरा कितना है, ये हो गया बेस, तो ये मेरा किसी के बराबर होगा, तो ये टाइम, है ना। और यहां से यहां तक देखिए, अभी हम लोगों ने ये चीज को मेजर कर चुका है, करे हुए है ना, क्या है v माइनस यू ना, तो ये क्या हो गया v माइनस यू, ठीक है। चलिए अब हम लोग, हमारे पास ऐसा कुछ मिलता है, बट देखिए क्या है कि अगर हम लोग ना फ्रॉम ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वी कैन राइट ना v माइनस यू इज इक्वल टू, आप देख लो इस t को इधर कर देते हैं तो 80 मिल जाएगा। तो वी टेक, मतलब हमारे पास में क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू, ये t तो ठीक है अपने जगह पे, बट इस v माइनस यू के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, at। तो ये t और ये t मिल करके क्या बना लेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, तो आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भी इसमें टाइम नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशन, ये ऊपर का इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं और थर्ड इक्वेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ओके। और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, है ना। ऐसा करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन टू कंसीडर किए गए थे, तो इसको टू ही लेंगे, है ना, ये टू में हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या निकल करके आता है, s इज इक्वल टू यू, अच्छा t की जगह पे हमारे पास में क्या होगा, v माइनस यू, है ना, तो v माइनस यू बाई a हो गया, और प्लस वन बाई टू, ये a है, ठीक है, और इस जगह पे v माइनस यू बाई t का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वन बाई टू, तो टू को तो लिख ही सकते हैं वैसे ही, है ना। एक मिनट, यहाँ ए होगा, है ना, तो ये वन बाई टू हो गया, ये तो ए हो गया, और ऊपर वाले का स्क्वायर करते हैं तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, है ना, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं हम लोग, है ना, और नीचे आ जाता है ए स्क्वायर, तो ये एक ए और ये ए कट जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो s इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या निकल करके आता है, इन दोनों का अब एलसीएम लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, ये a और यहाँ पर ये है 2a, ठीक है। तो इन दोनों का जब एलसीएम हम लोग लेते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम निकल करके आता है वो आता है 2a, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ पे इसके नीचे केवल और केवल a है, तो इस पे क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे प्लस है, प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी, है ना। तो आप देखिएगा, तो ये और ये टू यू बी कट गया, है ना,
हमारे पास में, और देखिए यहाँ पे ये -2u² और यहाँ पर एक u² है, यानी कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, v² - u²/2a, और इस तरफ में s है, इसको इधर करते हैं हम लोग तो क्या निकलता है, 2as = v² - u²। जब हम लोग इसको पूरी तरह से अरेंज कर लेते हैं तो v² = u², इसको इधर करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, 2as हमारे पास निकल करके आ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको फिर से इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब आप लोग को तीनों का तीनों इक्वेशन समझ में आ गया होगा, इसको कैसे निकाले हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सर्कुलर मोशन वैसे मोशन होते हैं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, है ना, प्रॉपर डिस्टेंस बना करके रोटेट कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस पे क्या है कि ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। तो एक फिक्स पॉइंट के अलोंग अगर एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसे उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन, है ना, इस फिक्स पॉइंट का अलोंग। ये हो गया फिक्स पॉइंट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस तरीके, ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह का मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्या है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ बातों को, जैसे सर्कल को हम लोग फॉर्म करना होता है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है, इससे एक ऑब्जेक्ट क्या है 10 मीटर का दूरी बना करके चल रहा है, तभी वो यहाँ था, फिर ये इस डिस्टेंस से 10 मीटर का दूरी बनाया हुआ है, ठीक इसी तरह फिर से ये 10 मीटर का दूरी। तो हम लोग अगर ऐसा है कि इक्वल डिस्टेंस को लेकर के चलेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये क्या करेगा, एक सर्कल में मूव कर रहा होगा। तो इसीलिए फिक्स पॉइंट का ये जो फिक्स पॉइंट है इसका होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में है वो। ठीक है, चलिए तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग वो देखते हैं ना, बाइक का बीच का जो चक्का होता है ना, बाइक का चक्का जो होता है वो क्या करता है कि अपने एक्सिस, है ना, इस तरीके से अगर उसका एक्सिस है तो उसके एक्सिस के अलोंग ऐसा करके वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है ना। बाइक जो है वो की लीनियर मोशन करता है, वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है ना, लाइन पे चल रहा है। बट उसका व्हील के लिए बात करेंगे, उसके चक्के के लिए बात करेंगे तो वो क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन वो कर रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये इसके साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है ना, और आप लोगों को आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए।